क्लास 10 और 12 आप लोगों का जो फर्स्ट लेसन है यानी सेकेंड पार्ट फिजिक्स का लाइट, तो उसमें जो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है, कक्षा 12 वाले ध्यान देंगे, उसमें आपको पढ़ना है परावर्तन। और यही फर्स्ट लेसन में फिजिक्स के कक्षा 10 में है। इसलिए जो इंट्रोडक्टरी चीज़ है वो आप दोनों को एक साथ दिया जा रहा है। जो फार्मूलेशन है वो फोकल लेंथ के लिए, वो कक्षा 10 के लिए नहीं है, वो केवल 12 के लिए। तो वहाँ से आपका डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो इंट्रोडक्टरी है वो दोनों के लिए समान रूप से होगा। तो हम पढ़ेंगे क्या? परावर्तन, रिफ्लेक्शन, तो हम प्रकाश का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। प्रकाश के चैप्टर में पहले हम जान लें कि प्रकाश क्या है। What is light? What is the characteristic of light? How many functionings, how many happenings occur from the light? प्रकाश क्या है, प्रकाश की प्रवृत्ति क्या है, गुणवत्ता क्या है, प्रकाश के साथ कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। सूर्य से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं वह नाभिकीय संलयन का रिजल्ट हैं, और वह विकिरण माध्यम द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में हमारे तक पहुंचती हैं, और यह ऊर्जा की स्रोत हैं। जो सूर्य से प्रकाश की किरणें विकिरण विधि द्वारा चलती हैं, तो वह एक्चुअली क्या है, उन्हें हम मैक्स प्लांक ने जो सिद्धांत दिया था वह था कि यह एक ऊर्जा के बंडल या पैकेट्स के रूप में चलते हैं, और प्रत्येक पैकेट्स की ऊर्जा निश्चित होती है, और उसी पैकेट्स को नॉमिनेट किया गया था क्वांटा और फोटॉन। जो नामकरण किया गया है वह भी एक स्पेसिफिक आधार पर किया गया। क्वांटम मीन्स होता है ऊर्जा, और चूंकि उस प्रकाश किरण में ऊर्जा भरी होती है उसलिए उसको नॉमिनेट किया जाता है क्वांटा। फोटो माने होता है प्रकाश। तो प्रकाश की किरण विकिरण विधि द्वारा चलती है, तो कहीं कहीं पर फोटॉन्स का प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं पर क्वांटा, लेकिन नेचुरली हम फोटॉन्स का ही प्रयोग करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक हो गई प्रकाश की, पहला गुणवत्ता कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। दूसरा चीज, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह विकिरण विधि द्वारा चलती। तीसरी क्वालिटी हो गई कि प्रकाश किसी एक माध्यम में, एक समांगी माध्यम में सदैव सीधी रेखा में चलती है। तो एक समांगी माध्यम का मतलब हो गया कि सेम डेंसिटी वाली, कांस्टेंट डेंसिटी वाली जो मीडियम होगी, उस मीडियम में प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलेगी। बाद में जाकर स्नेल नामक वैज्ञानिक ने यह डिजर्व किया, खोजा, डिस्कवर किया, एक्सपेरिमेंट किया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलन की यह घटना ही अपवर्तन के नाम से जानी जाती है, रिफ्रैक्शन। तो इस घटना के लिए माध्यम की डेंसिटी या प्रकाशिक सघन और प्रकाशिक विरलता का माध्यम वहाँ पर अपना कार्य करता है। लेकिन यहाँ चूंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, परावर्तन की घटना। तो प्रकाश में 3 प्रकार की घटनाएं घटती हैं। पहली घटना है जिसे कहता है इंसिडेंट, आपतन की घटना। दूसरा कहलाता है रिफ्लेक्शन, परावर्तन की घटना।
और तीसरा होता है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन की घटना। इसके बाद भी कुछ घटनाएं घटित होती हैं जिसे कहा जाता है क्रमशः विवर्तन, ध्रुवण और व्यतिकरण, पोलराइजेशन, इसके बाद रिफ्रैक्शन, और इसके बाद आ जाता है आपका स्टेशनरी वेव्स यानी सुपरपोजिशन। तो इसकी चाल किसी एक समांगी माध्यम में निश्चित होती है और जो सबसे अधिक चाल है प्रकाश की वह है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब यह चाल कहाँ है? वायु या निर्वात में। यानी प्रकाश यदि वायु और निर्वात में चल रही है तो उसकी वेलोसिटी सबसे अधिक होती है और वह होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद अन्य किसी माध्यम में जाएगी तो उसकी चाल थोड़ी सी घट जाती है। अब परावर्तन, आपतन और अपवर्तन की घटना किसी भी तल पर आकर टकराने वाली प्रकाश की किरण कहलाती है आपतित किरण, इंसिडेंट रेज। और इस तल पर जिस बिंदु पर टकराती है यह कहलाता है आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट। अब इस बिंदु पर अगर हम इस तल के सापेक्ष 90 अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचे तो यह कहलाएगा इस बिंदु पर अभिलंब, नॉर्मल। अब प्रकाश की किरण अगर इस तल से टकराकर, मान लिया जाए कोई भी तल है, परावर्तक तल, इस तल से टकराकर इस तल के इसी ओर कहीं पर लौट जाए तो यह प्रकाश की किरण कहलाती है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रेज। तो अब परावर्तन का इस आधार पर वर्गीकरण किया गया कि अगर तल परावर्तक होगा तब तो इस सतह पर परावर्तन की घटना घटेगी। अगर यह पारदर्शी है या परावर्तक तल नहीं है तो प्रकाश किरण इसको भेद कर दूसरी ओर निकल जाती। तो इस किरण को कहते हैं अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रेज, अपवर्तित किरण। और यह घटना कहलाती है अपवर्तन। यानी आपतन की घटना हो गई किसी भी तल पर आकर प्रकाश किरण का टकराना, और तल के उसी ओर लौट जाने की घटना कहलाई परावर्तन की घटना, और तल को भेद कर दूसरी ओर निकल जाने की घटना कहलाई अपवर्तन की घटना। इस किरण को कहेंगे आपतित किरण, इसे कहेंगे परावर्तित किरण, इसे कहेंगे अपवर्तित किरण, और यह होगा तल। अब कहाँ कहाँ पर परावर्तन होगा, कहाँ पर अपवर्तन होगा, इसके लिए हम बात करते हैं। अगर कांच लिया जाए और कांच के एक सतह को पारे या लाल ऑक्साइड से लेप कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, तो जिस सतह पर पॉलिश की जाती है उसका ठीक विपरीत वाला सतह परावर्तक तल बन जाता है। इस प्रकार से अगर मान लिया जाए कोई यह तल लिया जा रहा है और इस तल पर इस दिशा में इस सतह पर हम पॉलिश कर दें, पारे का या लाल ऑक्साइड से यहाँ पर हम पॉलिश कर देंगे, तो इधर वाला तल परावर्तक तल बन जाएगा। और तब इसको कहेंगे दर्पण, तब इसे नामनेट किया जाता है दर्पण। यानी किसी परावर्तक तल से परावर्तन की घटना अगर हो रही है तो वह दर्पण कहलाएगी। इस प्रकार से दर्पण दो प्रकार का हो गया। पहला हो गया समतल दर्पण और दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। अगर समतल कांच को लेकर एक सतह को पॉलिश किया जा रहा है तो दूसरा सतह जब परावर्तन की घटना को अंजाम दे रहा है तो हम कहेंगे कि यह समतल दर्पण है।
और अगर किसी खोखले गोले कांच को ले लिया जाए, किसी खोखले गोले कांच को लेकर और इसके एक सतह को, चाहे बाहरी सतह को, अगर बाहरी सतह को पॉलिश करेंगे तो भीतर वाला सतह परावर्तक तल बन जाएगा, और अगर भीतर की ओर पॉलिश करेंगे तो बाहर वाला सतह परावर्तक तल बन जाएगा। इस प्रकार से दर्पण दो प्रकार के हुए, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जो घरों में इस्तेमाल होता है, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, स्त्रियां श्रृंगार करती हैं, उनके सामने जो दर्पण होता है वह समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और किसी भी समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। बात क्लियर है? अब आता है कि हम दर्पण का विभेद कैसे करेंगे। तो दर्पण दो प्रकार के हो गए। दर्पण कौन सा है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का हो गया। पहले को कहते हैं उत्तल दर्पण और दूसरे को कहेंगे अवतल दर्पण। यानी जब कांच लिया जा रहा है और कांच के किसी भाग को काट दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो यह भाग अलग हो गया, इधर वाला भाग। तो दो भाग ले लिए, एक भाग मान लिया यह है, दूसरा भाग ये। तो अगर इस तल पर हम पॉलिश कर रहे हैं तो उभरे हुए तल पर पॉलिश कर रहे हैं तो परावर्तक तल हो जाएगा दबा हुआ, तब इसे कहेंगे अवतल दर्पण। और अगर भीतर वाले सतह को पॉलिश कर दिया जाए, दबे हुए भाग को पॉलिश कर दिया जाए, तो परावर्तन की घटना उभरे हुए सतह से होगी, तो इसे कहेंगे उत्तल दर्पण। इस प्रकार से गोलीय दर्पण दो प्रकार का हुआ, एक को कहेंगे उत्तल दर्पण, दूसरे को कहेंगे अवतल दर्पण। बात क्लियर है? अब इसमें कुछ परिभाषाएं हैं। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। चूंकि हम जिस गोले को ले रहे हैं, खोखले गोले को ले रहे हैं, तो यह वृत्ताकार है, तो इसका कहीं न कहीं पर केंद्र होगा। अब अगर इसका भाग काटा हुआ है तो इसका केंद्र तो यथावत होगा। अब इस केंद्र को परिधि से मिलाने वाली जो रेखा खींची जाती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। और जहाँ पर यह दर्पण का सिरा इस मुख्य अक्ष से स्पर्श करता है, इसे कहते हैं ध्रुव। तो यह बिंदु हो गई ध्रुव। और जिस केंद्र वाले गोले का काटा हुआ भाग है, इस बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र। सी से दिखाते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यह दूरी PC इज इक्वल टू हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को हम दिखाते हैं स्मॉल r से। और वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी। इस दर्पण की फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी बराबर F बराबर R/2 और R इज इक्वल टू 2F। यानी अगर किसी दर्पण की फोकस दूरी दी गई है, उसका दूना कर देंगे तो वक्रता त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। और अगर वक्रता त्रिज्या दिया गया है तो उसका आधा कर देंगे तो उसकी फोकस दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण। यहां से जब बढ़ेंगे 4 गुने पर पढ़ते हैं तो यह आ जाता है 4F। 4F के बाद की सभी दूरियां अनंत कही जाती हैं, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण। अब इसमें आता है चिन्ह परिपाटी कि चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। तो चिन्ह के प्रयोग के लिए हमें निर्देशांक ज्यामिति पर आना है। जो यह रेखा है x अक्ष और इस पर जो लंब रेखा है वह कहलाता है y अक्ष।
तो यक्ष अक्ष पर जो दूरियां हम नापेंगे मूल बिंदु से नापेंगे। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। इधर चलते हैं तो यक्ष का मान धनात्मक होता है, इधर चलते हैं यक्ष का मान ऋणात्मक होता है। ऊपर की ओर y का मान धनात्मक, नीचे की ओर y का मान ऋणात्मक। और हम दर्पण को सदैव यही मूल बिंदु पर रखते हैं। अगर इस प्रकार से रखे हुए हैं तो इधर की दूरी हम धनात्मक लेंगे और इधर की दूरी ऋणात्मक। तो हम जब कोई दर्पण लेते हैं तो वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं और ऊपर की ओर। इसलिए वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी जो u होती है वह हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। और प्रतिबिंब जहां बनेगा वह स्थिति बतलाएगी दर्पण के अनुसार, इसलिए उसका हम निराकरण करेंगे उसके अनुसार। और वस्तु को हमेशा ऊपर की ओर रखा जाता है तो वस्तु की ऊंचाई इसके अनुसार धनात्मक लेते हैं। इसका मतलब O की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी और U की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण के लिए F का मान धनात्मक होता है और अवतल दर्पण के लिए F का मान ऋणात्मक होता है। ये चिन्ह का निराकरण। इसलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई चाहे इधर हो चाहे इधर हो, इधर भी होगा अगर नीचे की ओर है तो ऋणात्मक, अगर ऊपर की ओर है तो धनात्मक। यानी वह देखा जाएगा कि किस स्थिति में प्रतिबिंब बन रहा। अब इसके आगे का लेक्चर कल होगा। थैंक्स।